नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा संपन्न हुई। हमने उसकी उत्तर कुंजी भी जारी की, उसके बाद जो है संभावित कटाप भी जारी की। मेरा अंदाजा है कि जो कटाप मैंने जारी की है उसके इर्द गिर्द एक आध प्रश्न ऊपर नीचे जो आयोग की कटाप आएगी रहने की संभावना है। अब चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से हम लोग निवृत्त हो गए हैं, अब जो भी परिणाम हो वह भविष्य के गर्त में दबा हुआ है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जैसी भी हो, इसके बाद जो हमारा अगला टारगेट है वो क्या है। अगला टारगेट है हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2025 हो रही है उसमें सफलता कैसे मिली। ये एक यक्ष प्रश्न है कि हम कैसे सफल हों। और मेरा मानना है कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत, अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। आज के समय में सरकारी नौकरी इतनी ज़्यादा आवश्यक है जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन। जिस प्रकार ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वास्तव में सरकारी नौकरी के बिना भी सर्वाइव करना, बेहतर तरह से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक पंचवर्षीय योजना में एक भर्ती संपन्न होती है तो कोई और कसर मत छोड़िए, लग जाइए कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका नहीं भी होता तो कम से कम टीजीटी पीजीटी में सुनिश्चित करें। अब अगर हम टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भर्ती की बात करें, इसकी रणनीति की बात करें, तो सबसे बड़ी चीज ये है, दुनिया की मुझे लग रहा है जो जितनी भी परीक्षाएं होती होंगी सबसे सरल परीक्षा टीजीटी की परीक्षा है और पीजीटी की परीक्षा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात तर्क के साथ कह रहा हूँ, मैं ये बात तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। आप एक चपरासी की भी परीक्षा अगर देने जाते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर एक्सेट्रा बहुत कुछ पढ़ना है, विविध पढ़ना है, समसामयिकी पढ़ना है। लेकिन यहाँ आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ आपको केवल और केवल हिंदी पढ़ना है और थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ना। इतना पढ़ के आप ग्रेड बी और ग्रेड बी की नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। 125 प्रश्न है और केवल गोले भरकर नौकरी मिल रही है। ना तो इंटरव्यू है, पीजीटी में है, लेकिन टीजीटी में तो वो भी नहीं है, केवल फेयर सिलेक्शन है, केवल गोले भरना है और गोले भर के आपको नौकरी मिल जाएगी अच्छी सी। ठीक ठाक पद भी है, बहुत अच्छे पद आए हुए हैं। तो पद के अनुरूप कितने फॉर्म पड़े हैं इस पर बहुत मत सोचिए, क्योंकि उनमें से आधे तो ऐसे हैं जो पेपर छोड़ देंगे, क्योंकि वो केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम बस अपनी आवेदन कर दिए। जो 50% बचेंगे उनमें भी 30% ऐसे होंगे जो सिंसियर नहीं, बिल्कुल 50% उनमें भी सीरियस नहीं होते। और जो सीरियस तैयारी करने वाले लोग हैं मुश्किल से 10% हैं, और उन्हीं में सारे कंपटीशन होते हैं और वही विविध परीक्षाओं में बार बार सफल होते रहते हैं। आप देखेंगे किसी का एक जगह सिलेक्शन हुआ तो 2 जगह होता है, 3 जगह होता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्तर तक तैयारी कर चुका होता है। आज के लिए बस मैं थोड़ा आपके मोटिवेशन के लिए 2 पंक्तियां कहूँगा कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। तो ये जो आपकी उड़ान है ना, ये तय करेगी कि कल किसका होगा, भविष्य किसका होगा। तो आप अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दीजिए, झोंक दीजिए। अब अगर हम रणनीति की बात करें टीजीटी पीजीटी परीक्षा की, तो 125 प्रश्न है, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। 2 घंटे का आपको समय मिलता है, मतलब 120 मिनट का समय है। आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें? हिंदी और संस्कृत। हिंदी और संस्कृत में क्या है? हिंदी साहित्य और व्याकरण, संस्कृत साहित्य और व्याकरण। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण ठीक से पढ़ना है, संस्कृत साहित्य और व्याकरण कम भाग है लेकिन पढ़ना है। ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम 10वीं 12वीं के शिक्षक होते हैं तो उसमें जो है हमें अनिवार्य संस्कृत और संस्कृत दिग्दर्शिका भी पढ़ानी होती है। तो सरकार ये सोचती है कि थोड़ा बहुत संस्कृत भी आए हिंदी के अध्यापक को, जिससे अलग से कोई शिक्षक नियुक्त ना करना पड़े। तो हम कैसे सफल हो, हम कैसे तैयारी करें? तो सबसे पहले तैयारी करने की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारी नज़र जानी चाहिए पाठ्यक्रम में।
क्या पाठ्यक्रम है। आप लोग भी पाठ्यक्रम खोल लीजिए। देखिए, जैसे ही हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, टीजीटी की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि टीजीटी का एग्जाम अगले महीने है। पीजीटी के लिए 2 महीने का समय है। तो पहले हमारे दिमाग में जो है टीजीटी होना चाहिए। टीजीटी में जिसका बीएड है, इंटरमीडिएट या बीए में संस्कृत पढ़ रखा है, किसी एक में भी, तो वो, और हिंदी है उसका बीए में, तो वो टीजीटी के लिए अर्ह है, योग्य है। अब हम पहले टीजीटी की अगर बात करें, देखो टीजीटी और पीजीटी की जो तैयारी है सिमिलर होनी है, बिल्कुल सेम होनी है। पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो टीजीटी की तैयारी करेगा उसकी पीजीटी की अपने आप हो जाएगी। थोड़ा बहुत अंतर है, तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है टीजीटी के लिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ डालिए अच्छे से। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ डालिए। इसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता तक आप पढ़ जाइए। अब इसको पढ़ें कैसे? उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जिनमें निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं, जिनमें जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, गद्यकाल और व्यंग। इतना। इसको कैसे पढ़ें? पहला एक वो है कि इसको हम इसकी तैयारी कैसे करें। समय कम है, काम ज़्यादा करना है। तो देखिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑथेंटिक पुस्तकों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर कुछ गलत भी आप कुछ करके आते हैं उनसे पढ़ के, तो आप आयोग में दावा भी कर सकते हैं कि मैंने इस पुस्तक से पढ़ा है। अगर आप गाइडों से पढ़ेंगे तो उसका प्रूफ आयोग नहीं मानेगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जो मैं बराबर कहता रहता हूँ कि सबसे जो मूल किताब है जो सबको पढ़नी चाहिए, वह हिंदी साहित्य का इतिहास पंडित रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी का इतिहास भी पढ़ना है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे गुरु जी ने जो बताया था। तो सबसे पहले हमारे गुरु जी डॉक्टर देवर्ष मिश्र सर ने जो हमें बताया था कि शुक्ल जी का इतिहास पढ़ना है रीतिकाल तक, मतलब शुरुआत से जहाँ से भूमिका उसकी शुरू होती है वहाँ से लिए रीतिकाल तक, बस रीतिकाल तक पढ़िए, बंद कर दीजिए। उसके बाद आधुनिक कहाँ से पढ़ना है, यानी भारतीय हिंदू से लेके पूर्व भारतीय युग से लेके नई कविता तक आप कहाँ पढ़ेंगे, तो वो पढ़ लीजिए आप डॉक्टर बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं, जल्दी में नहीं पढ़ सकते। अगर इनको पढ़ लिया है आपने, तो इसके बाद आपको पढ़ना है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये आपको पढ़ना है। कम समय में आप गोविंद पांडे से ही काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है तो एक सरसरी निगाह कम से कम पीजीटी के ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी का और हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का, आधुनिक हिंदी साहित्य बच्चन सिंह का, ये जरूर पढ़ लीजिए। तो ये भाग इसमें कवर हो जाएगा। छोटी विधाओं पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटी विधाओं में कम पढ़ना पड़ता है और प्रश्न ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे जीवनी है तो बहुत कम है, आत्मकथा है तो बहुत कम है, रेखा चित्र है तो बहुत कम है, संस्मरण है बहुत कम है। तो इनको थोड़ा ध्यान दीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब पत्रिकाओं के बारे में, पत्र पत्रिकाओं के बारे में, संस्थाओं के बारे में खूब पूछा जा रहा है। तो कौन कौन संस्था है, हिंदुस्तानी अकेडमी हो गया और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा हो गया, जो भी संस्थाएं हैं और जो भी पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं हिंदी की, उदंत मॉडर्न से लेके अभी तक जो निकल रही हैं, कहाँ से निकल रही हैं, कब निकलना प्रारंभ हुई, सारी चीज़ें देख लीजिए, इनसे सवाल आएंगे। उसके बाद है जो भी रचनाओं में पुरस्कार मिले हैं, चाहे साहित्य अकादमी मिला हो, चाहे भारत भारती मिला हो, चाहे ज्ञानपीठ मिला हो, उनको थोड़ा 5-6 साल पहले से ही जो भी जितना मिला है आप पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि उनसे प्रश्न अवश्य आने हैं। और जो पुरस्कृत रचनाकार हैं उनको, उनकी सभी रचनाओं को सिंसियरली पढ़ लीजिए, उनसे सवाल तो आना ही है। और छोटी विधाओं को पढ़ने का ये लाभ होता है, जैसे आप उपन्यास पढ़ रहे हैं तो उपन्यास तो बहुत हैं, हजारों उपन्यास है, कितना याद करेंगे, 1-2 बार हालांकि पढ़ना ही चाहिए, लेकिन छोटी विधाओं में क्या है, कम है, तो उसको याद करना आसान होता है। और उससे सीधे प्रश्न ये भी पूछ सकता है किसकी रचना है, और दूसरा पूछ सकता है किस विधा की है। तो अगर आपने छोटी विधाएं तैयार कर रखी हैं तो कुछ आ गया तो आप कम से कम ये तो अगर छोटी विधाओं से नहीं भी है और पूछा ये किस विधा की रचना है,
तो कम से कम आप ये तो पहुंच जाएंगे कि हाँ ये संस्मरण नहीं है, ये रेखा चित्र नहीं है, ये जीवनी नहीं है, तो क्या है, तो फिर बड़ी विधा में कोई उपन्यास होगी, कहानी होगी, वहाँ हो सकते हैं। तो एक तो ये तकनीक है पढ़ने की, आप स्मार्ट वर्क करिए। देखिए एक चीज़ मैं अगर कहूँगा, अगर आपसे कोई कहे कि आप पेड़ काटिए, तो पेड़ काटने में अगर आपको 10 मिनट का समय मिला है, 1 घंटे का समय मिला है कि आप 1 घंटे में पेड़ काट दीजिए, तो आपको चाहिए कि कम से कम 30 मिनट तक आप कुल्हाड़ी में धार बनाएं, क्योंकि तब वो काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे मेन जरूरी है काम स्मार्ट वर्क कैसे हो, सही तकनीक से सही दिशा में कैसे काम करें आप, तभी आप सफल हो सकते हैं। उसके बाद है हिंदी के रचनाकार रचनाएं, इन पुस्तकों में जो हमने बताया मिल जाएंगी, शुक्ल जी और बच्चन सिंह का इतिहास, इसके अलावा सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर दो नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे तो कई बार पढ़ जाइए, रट जाइए। उसके बाद है सिलेबस में आपके काव्य के भेद, रस, अवयव, भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, काव्य के भेद, रस और काव्य गुण, काव्य दोष, तो ये काव्य शास्त्र की चीजें हैं। उसके बाद बोलियां, हिंदी की बोलियां, विभाषाएं, हिंदी शब्द संपदा, देवनागरी लिपि का नामकरण, विशेषताएं, इसके लिए भोलानाथ तिवारी की जो भाषा विज्ञान किताब आती है बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप कम समय में नहीं कर सकते, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे में भी पर्याप्त दिया हुआ है, आप अच्छे से पढ़िए, सवाल बाहर नहीं जाना चाहिए। देवनागरी लिपि के मानकीकरण को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें क्या क्या त्रुटियों और सुधार की क्या क्या समितियां बनी हैं, कौन कौन से सजेशन दिए गए हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ साथ में हिंदी की संवैधानिक स्थिति जो पार्ट 17 में है संविधान के, और 343 आर्टिकल से लेके 351 आर्टिकल तक अच्छे से पढ़ जाइए, क्योंकि इससे सवाल जरूर आएगा। और जो भी उपबंध है हिंदी से रिलेटेड वो अच्छे से देख लीजिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, इसको ठीक से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप गूगल कर लीजिए, देख लीजिए, मैं नहीं बता रहा, आप देख लीजिए। और अगर पूछेंगे आप तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इसका उत्तर दे दूंगा। उसके बाद है, क्योंकि मुझे रणनीति बतानी है, अभी इसमें पढ़ाना नहीं है, तो ये देख लीजिए आप। उसके बाद आता है त्रुटियों सुधार के प्रयत्न क्या क्या हुए देवनागरी में, ये सब देख लीजिएगा। व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, शुद्धि, ये सब पर्यायवाची, विलोम, श्रुति, समभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब कैसे पढ़ेंगे, इस सब के लिए 2 किताबें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये हमारे पास पुस्तक है शब्दार्थ प्रयोग, डॉक्टर हरदेव बहारी की। हरदेव बहारी जी बहुत ही प्रतिष्ठित भाषा वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा हिंदी की, इसके अलावा आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंद प्रसाद, ये दोनों आधिकारिक पुस्तकें हैं, अथेंटिक पुस्तकें हैं, और इन पुस्तकों से आयोग भी प्रश्न बनाता है। तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, किसी एक को कर सकते हैं, कोई कम समय है तो व्याकरण के लिए मैं सलाह दूंगा, इससे आपका व्याकरण का हो जाएगा। इसके बाद आता है संस्कृत साहित्य का जो पोर्शन है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत साहित्य के लिए पुस्तकों की बात अगर करें तो ये इंटरमीडिएट की पुस्तक चलती है, आप देख सकते हैं इसको, इंटरमीडिएट संस्कृत व्याकरण कल्पद्रुम, इसको ले लीजिए, बहुत पतली सी किताब है, इसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक सर्वज्ञभूषण जी की किताब है, पुस्तक है ये हिंदी संस्कृतम, हिंद संस्कृतम करके टीजीटी पीजीटी के लिए, पर कंप्लीट है, इससे बाहर संस्कृत में नहीं जाना है, तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत महंगी ये भी पुस्तक नहीं है। और तो ये हो गया आपका संस्कृत में। मैं कहूँगा कि रूप अच्छे से तैयार कर लीजिए, शब्द रूप और धातु रूप, क्योंकि जब आप रूप तैयार कर लेंगे तो रूप से डायरेक्ट प्रश्न आएगा, वो भी सही करेंगे, और उसके बाद विभक्ति आएगी पूछेगा तो वो भी प्रश्न सही करेंगे, और अनुवाद भी आएगा तो सही कर लेंगे, क्योंकि अगर रूप आएगा, कारक आएगा, तो उसी आधार पर ऑप्शन में आप छांट लोगे कि कौन सा उत्तर सही है। तो ये हुआ आपका, यह है टीजीटी की तैयारी करनी है आप लोग। इसके बाद हम देखते हैं टीजीटी की तैयारी के बाद हम देखते हैं, अब देखिए टीजीटी में कैसे पूछ सकता है। देखो 125 प्रश्न है, तो टीजीटी की अगर हम बात करें, टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में 125 में कम से कम 70 प्रश्न, तो 70 प्रश्न लगभग
हिंदी साहित्य के होंगे, और या 75 प्रश्न मान लो हिंदी साहित्य के होंगे। उसके बाद 25 प्रश्न आपके, या इसको ऐसे कर लो, लगभग 35 प्रश्न और 65 प्रश्न पीजीटी में। 65 प्रश्न जो है ये हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के। उसके बाद 35 प्रश्न लगभग होंगे हिंदी व्याकरण की, ठीक है। और बचे 25 प्रश्न होंगे, ये प्रश्न जो है प्रश्न होंगे, ये होंगे संस्कृत के। अब इन संस्कृत में क्या क्या हो जाएगा, संस्कृत में रचनाएं भी हो जाएंगी, जो साहित्य की मुख्य मुख्य रचनाएं देख लेना, उनमें कितने सर्ग हैं, उनके रचनाकार कौन है, उनमें कौन सा रस का प्रयोग हुआ है, ये सारी चीजें देख लीजिए, उनकी विशेषताएं। और प्लस व्याकरण संस्कृत का, इसमें रूप हो गया और अनुवाद हो गया, कारक हो गया, इत्यादि सब देख लीजिएगा, संधि वगैरह, तो इनको देख लीजिएगा। संस्कृत में स्वर और व्यंजन संधि लगी हुई है, तो ये देख लीजिएगा। तो ये आपका टीजीटी की रणनीति होगी। 65 इधर है, 35 इधर है, 25 इधर है, लगभग यही अनुपात होता है प्रश्नों के पूछने का। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी में क्या आधार रहेगा, थोड़ा ही बदलना है इसमें। पीजीटी, अब देखिए पीजीटी के लिए लगभग 2 महीने का समय है, तो इसको आप और ढंग से कर सकते हैं। जैसे पीजीटी के अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें, पीजीटी के अगर हम पाठ्यक्रम के हिंदी साहित्य के का इतिहास, आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, रीति काव्य धारा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद नहीं करता, प्रगतिवाद नहीं करता। तो ये जो हमने सिमिलर बताया भी, गद्य साहित्य का विकास में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, हिंदी की लघु विधाओं का विकासात्मक परिचय, जीवनी संस्मरण, आत्मकथा, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य एवं व्यंग्य। तो गद्य काव्य भी इसमें जुड़ गया। तो इसको आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे मैंने बताई, इसके साथ साथ जो है दोनों पुस्तकें जो बताई मैंने, बच्चन सिंह का आधुनिक हिंदी साहित्य और रीतिकाल तक जो है शुक्ल जी हिंदी साहित्य के इतिहास से आप तैयार कर लीजिए। इसमें आपके पास पर्याप्त समय है, आप ये तीनों पुस्तकें पढ़िए अच्छे से और हाईलाइट करके पढ़िए, और इस तरह हाईलाइट करके पढ़िए उसको, ताकि अगर जब एग्जाम के 2-4 दिन 5 दिन बचे तो कम से कम आप हाईलाइट करके रिवीजन मार लें। हाईलाइट वही करिए जो आपको लगे कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है, मैं भूल सकता हूँ, हर चीज़ को हाईलाइट नहीं करना पूरी किताब में। उसके बाद है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि भगीरथ मिश्र की पुस्तक आती है काव्य शास्त्र की, वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा काव्य शास्त्र के लिए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की काव्य शास्त्र की पुस्तक आती है, इसमें मेरे पास है, जिसमें पाश्चात्य भी है और भारतीय भी है। उसके बाद इसके अतिरिक्त अगर आप इनके अलावा कुछ देखना चाहते हैं तो ये पुनीत राय की पुस्तक आती है हिंदी का वस्तुनिष्ठ साहित्य, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें जो काव्यशास्त्र का पोर्शन है बहुत अच्छा है, उसमें चाहे भारतीय हो चाहे पाश्चात्य हो बहुत अच्छा दिया हुआ, उससे भी पढ़ लीजिए, लेकिन उसको कम से कम 3-4 बार पढ़ेंगे तभी याद होगा, क्योंकि फैक्चुअल ज़्यादा है वो। उसके बाद भाषा विज्ञान, तो भाषा विज्ञान में हिंदी की उपभाषाएं, विभाषाएं, बोलियां, हिंदी शब्द संपदा, हिंदी की ध्वनियाँ, इसको आप भोलानाथ तिवारी से पढ़िए, जो भोलानाथ तिवारी जी की भाषा विज्ञान है उससे पढ़िए, पूरी किताब में पढ़िए, आप अपना पाठ्यक्रम रखिए, उसको देखिए, जो पाठ्यक्रम है वो अच्छे से पढ़ डालिए, हाईलाइट करके पढ़िए, ताकि लास्ट में आप रिविजन कर सकें। भाषा विज्ञान से 4-6-7 प्रश्न जरूर आएंगे। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण के लिए आपको हमने दोनों पुस्तकें बताई, वासुदेव नंदन की और वासुदेव नंदन प्रसाद और डॉक्टर हरदेव उपाध्याय की।
दोनों पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद संस्कृत साहित्य में जो हमने बताया, एक ये पुस्तक सर्वभूषण जी की, उसके अलावा संस्कृत गंगा वालों की और संस्कृत व्याकरण, ये पतली सी है, ये दोनों पुस्तकें पर्याप्त हैं। तो ये रणनीति होनी चाहिए आपकी। इस रणनीति को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी कोई अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ प्रश्न करना हो या कुछ भी हो, तो पहले की भांति आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर निश्चित रूप से दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, वंदे मातरम।